Good morning, friends, and welcome to once again our YouTube channel my Smart Study Group। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के द्वारा प्रश्न पत्रों की एक सीरीज श्रृंखला चलाई जा रही है। तो इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लाया हूँ सामान्य ज्ञान की श्रृंखला। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के कुछ उत्तर, जो कि हमारे पिछले ही प्रश्न पत्र के आधार पर बेस्ड हैं। चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, तो उसके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो उसके अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में के तहत होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के तहत अगर जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, उसको उसके द्वारा प्रोटेक्शन मिली हुई है। वो अधिकार क्या होते हैं जो उसको अनुच्छेद 22 के तहत मिले होते हैं? वो अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उसे बंदी किस वजह या किस कारण से बनाया गया वो उसको बताना होता है। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर किसी भी दंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। जो तीसरा अधिकार होता है उसके पास कि वो अपने मनपसंद के वकील से अपने जो है वो सलाह जो है वो ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है। राष्ट्रपति आपको पता है एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा होती है अपनी, इसको हम ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रह सकते। तो इसका आसान सा उत्तर है, सबको पता है कि 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो कोई पद है वो 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। मतलब प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो नागरिकता के कानूनों को नियत यानी कि फिक्स करने के लिए, तय करने के लिए, निर्णय लेने के लिए सक्षम है। तो ऑप्शन ए हमारा चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद एवं राज्यों की विधानसभा सम्मिलित रूप से, या ऑप्शन डी केवल संसद। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, केवल संसद ही नागरिकता से संबंधित कानूनों को अपने कानून बना सकती है, उनके ऊपर निर्णय लेने में सक्षम है। बाकी अधिकार किसी को नहीं है। 29वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। जो उपराष्ट्रपति है, मान लीजिए वो कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो उसको हटाने के लिए कौन प्रस्ताव ला सकता है। तो ऑप्शन है राज्य परिषद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी कैबिनेट, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। तो आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है। 63 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और अगर वो अपना कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उसके कौन प्रस्ताव लाकर उसे अपदस्थ करके हटा सकता है। तो वो होता है राज्य परिषद के द्वारा। ऑप्शन ए जो है उसका सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ, आपात, और नीचे सूची 2 में उसके भाग दिए हुए हैं हमारे संविधान के कि किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार हमारे किस भाग, मौलिक अधिकार भाग 3 में भारत के संविधान में सम्मिलित है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 4A, और संघ का विवरण हमारे संविधान के भाग 5 में किया गया है, और आपात उपबंध यानी इमरजेंसी का जो क्या कहते हैं उनका वर्णन भाग 18 में भारत के संविधान में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। एक बार फिर से, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, संघ का वर्णन भाग 5 में किया गया है, और आपात उपबंधों का वर्णन भारत के संविधान के भाग 18 में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, सब धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ ही लिया जाता है। ऑप्शन है 25वें, 42वें, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 44वें, ऑप्शन डी 52वें। तो आपको पता है कि 52वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसके तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो उसके तहत जो है हमारे संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। तो फ्रेंड इसका उत्तर था 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का संविधान कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है।
भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान का सोल ऑफ द संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 आपको पता है किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। और इसके किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर भीमराव, जो हमारे संविधान के निर्माणकर्ता भी थे, उनके द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किस प्रकार से हम कहने का प्रश्न ये है, प्रश्न का कहने का अर्थ यह है कि हम किस प्रकार से हम किसी राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो ऑप्शन है, उनमें से हम बताना है कि उनमें से कौन सा एक उपबंध जो उससे संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, और दूसरा ऑप्शन किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। तो जो ऊपर के जो तीन हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर हम एक नया राज्य बना सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर हम एक नया राज्य बना सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर भी हम एक नया राज्य बना सकते हैं। परंतु जो इसका डी ऑप्शन है वो गलत है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, इसको हम करके एक नया राज्य जो है वो नहीं बना सकते। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान का संपत्ति का अधिकार था पहले एक मौलिक अधिकार था, इसको हटाकर 44वें संशोधन 1978 में जो हुआ था इसको हटाकर एक विधिक अधिकार कर दिया गया था। तो इस ऑप्शन बी 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसको जो संपत्ति के अधिकार को जो है वो एक विधिक अधिकार का दर्जा प्राप्त दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? तो किस देश की महिला प्रधानमंत्री सबसे पहले बनी थी, वो हमें इसका उत्तर बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा जो है ए ऑप्शन सिरिमाओ भंडारनाइके। और ये श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश में, बताइए, सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका में। तो ऑप्शन ए सिरिमाओ भंडारनाइके जो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और बहुत ही आज के सामाजिक बुराई को छेदता हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये सब चीज़ें समाज में बिल्कुल इनका कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो इसका प्रावधान करता है कि समाज में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 17 इस प्रकार के अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? भारत एक गणराज्य क्यों है ये हमें बताना। भारत एक गणराज्य है क्योंकि ऑप्शन ए संसद द्विसदनात्मक है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ऑप्शन डी शासकीय शक्तियाँ संघ और राज्यों के बीच बटी हुई हैं। तो भारत एक गणराज्य है क्यों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जो उसका निर्वाचन होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। हालांकि संसद भी द्विसदनात्मक होती है, पर सटीक उत्तर इसका क्या होता है कि राष्ट्रपति यहाँ का निर्वाचित होता है, इसलिए भारत जो है वो एक गणराज्य कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग? राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये जो ऑप्शन सी है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी तीनों संस्थाएं यूपीएससी, पीआईएसी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये सब तीनों संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकायों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, काफ़ी बार इनसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ऑप्शन सी पश्चिमी भालू का मैदान तहतीस सागर का अवशेष रूप है,
ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है। तो राजस्थान एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी फैला हुआ राज्य है, तो उसके धरातलीय जो भूभाग है उनसे संबंधित कौन सा कथन गलत हुआ हमें बताना है। तो अरावली बिल्कुल सही, अरावली विश्व की प्राचीनतम उसका अरावली का कुछ भाग भी राजस्थान में वहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग बिल्कुल जो पंजाब से बॉर्डर टच होता है हरियाणा राजस्थान का, वो कहीं ना कहीं सिंधु मैदान का भाग ही पड़ जाता है। पंजाब माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी कुछ ज़िले हैं उनमें वो सिंधु नदी तंत्र के कहीं ना कहीं हिस्से हैं। सी जो ऑप्शन है पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल गलत है ये। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही। हमें गलत उसमें बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, इसमें सही पश्चिम राजस्थान जो है वो पश्चिमी बालू का टेथिस सागर हिस्सा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी जो सही उत्तर है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। जो दिल्ली मुंबई का औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसके प्रथम चरण में किसको विकसित किया जा रहा है। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का प्रथम चरण खुशीगेड़ा भिवानी नीमराणा में विकसित किया जाएगा। और यह क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध होगा, यह क्षेत्र मोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रसिद्ध होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की माफ़ कीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ यानी कार मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होंगी इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होगा। तो इसका सही उत्तर सही ऑप्शन क्या होगा उत्तर इसमें खुशीगेड़ा भिवानी, ऑप्शन 1 जो इसका सही है। माफ़ कीजिए, इसमें कूट का प्रयोग किया जाना था, तो इसमें काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स के अंदर का जो शहर पड़ रहे हैं उनको एक साथ मिलान करना था, तो 1 और 2, तो इसका अंतर जो है 1 और 2 खुशीगेड़ा भिवानी और नीमराणा भी इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ रहा है। ये सभी एक ही रोड पर पड़ने वाली जगह हैं। नीमराणा भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस शहर को भी इसके अंतर्गत विकसित किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 खुशीगेड़ा भिवानी और नीमराणा, ये 3 शहरों को विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर जो है वो केंद्रित है। ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक केंद्रित, शिशु केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर केंद्रित है वो शिक्षक केंद्रित होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है, NUEPA ये किससे संबंधित है। तो NUEPA का संबंध राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक योजना से है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक योजना से। और ये किसका हिस्सा है, ये जो है UGC का हिस्सा है, UGC संस्था है उसका एक हिस्सा है NUEPA। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शैक्षिक योजना से संबंधित है, ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय क्या है। यशपाल कमेटी बहुत ही फेमस कमेटी 1993 में जो आई थी, इसका क्या विषय था। तो इसका विषय था शिक्षा से। तो आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में इस कमेटी का गठन किया गया था कि इसका मुख्य विषय क्या था। कि यशपाल कमेटी का जो मुख्य विषय था वो था बिना बोझ की शिक्षा प्रदान करना, बिना बोझ की शिक्षा प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिना बोझ के सीखना, बिना बोझ के सीखना इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित वाक्य पढ़ें। संबंधित इसमें क्या है कस्तूरबा गांधी से, वो हम देखते हैं ऑप्शन। KGB आवासीय बालिका विद्यालय है, KGB में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए, SC/ST अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। KGB गैर आवासीय विद्यालय है, KGB कोई जाति समुदाय का आरक्षण नहीं है, KGB में माध्यमिक स्तर के विद्यालय है, KGB उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के। तो इनमें से कौन से जो खूबियाँ बतानी है, कौन कौन से इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो KGB विद्यालय की जो है। तो इसमें जो हम देखेंगे ऑप्शन ए जो हमारा है, ऑप्शन ए पहला KGB आवासीय विद्यालय बिल्कुल सही, वहाँ पर छात्र रहकर पढ़ सकते हैं। दूसरा KGB में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए आरक्षण है। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय में बिल्कुल सही 75% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं और SC/ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। और जो छठा है KGB उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। जो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो हमारी होनी चाहिए, ये किस
अधिनियम के द्वारा जो इसे अधिनियमित किया गया था। तो ये जो है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया। इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 21A में रखा गया, पर यह अधिनियमित किसके द्वारा किया गया था इसे? तो वो भारत की संसद के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में, हिस्ट्री से क्वेश्चन, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को फौजदार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री में से कौन से? बहुत ही आसान क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी सुग्रीव की पत्नी थी। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद आपको पता है, ऑप्शन ए प्राचीनतम वेद जो है, माफ, ऑप्शन सी ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? मतलब किस क्षेत्र में इनकी प्रसिद्धि है तरला दलाल की? तो तरला दलाल जो है वे पाक कला विशेषज्ञ हैं। कौन है? पाक कला विशेषज्ञ हैं जो है तरला दलाल का संबंध पाक कला विशेषज्ञ से है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज का सेशन सामान्य ज्ञान पर जो आधारित था। अगर आप चाहते हैं, अगर आप मैथ्स की ऐसी सामान्य ज्ञान के सॉल्यूशन देख सकते हैं तो उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए जा सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, हम मिलते हैं हम अगले सेशन में, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।